Well, students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This lecture is for class 10th and the subject is that is history. Today we will discuss rebuilding a world economy, the post-war era. अब तक हमने जाना है कि किस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इम्पैक्ट डाला था वर्ल्ड ट्रेड पे, वर्ल्ड इकोनॉमी पे किस तरह इम्पैक्ट डाला था। अभी वर्ल्ड जो थी उसकी जो सिचुएशन थी वो नॉर्मलाइज नहीं हुई थी। तो यहाँ से एक दूसरी वार एग्जिस्ट में आ गई है। वो कौन सी वार है? वर्ल्ड वार सेकंड। वर्ल्ड वार जो सेकंड है 1939 से लेकर 1944 तक ये वार रही। ये 6 साल तक वार रही। ये वार भी उन दो ग्रुप्स के दरमियान हुई, लेकिन इन दो ग्रुप्स में कुछ नई कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए। अगर हम बात करें एक्सेस पावर में कौन थे पहले? जर्मनी थे, हंगरी थी और ऑस्ट्रिया, लेकिन यहाँ पे अब जापान भी आ गई। ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं लेस पावर जिनके थे, फॉर एग्जांपल ब्रिटेन था, यूएसए था, फ्रांस था, लेकिन यहाँ पे अब चाइना भी आ गया, कनाडा भी, ब्राज़ील भी। तो ये जो वर्ल्ड वार सेकंड जो था इट वाज डिवास्टिंग। क्यों डिवास्टिंग था? क्योंकि इसमें लैंड भी यूज़ किया गया था। इसमें जो आयर जो है वो भी यूज़ किया गया था। आयर को कैसे यूज़ किया गया, लैंड को कैसे यूज़ किया गया था? एज अ बैटल यहाँ पे यूज़ किया गया था। अगर हम एयर की बात करें, एयर को कैसे यूज़ किया, मीन्स कि ड्रोन हमले हुए यहाँ पे। और जो सी को कैसे यूज़ किया गया? सी फॉर एग्जांपल पोर्ट्स यूज़ किए गए थे इसमें वर्ल्ड वार सेकंड में। इसमें जो वर्ल्ड वार सेकंड थी इसमें 60 मिलियन पीपल्स वायर किल्ड। इसमें सिविलियंस भी थे और इसमें सोल्जर्स भी थे। ठीक है। तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार जो थी ये बहुत ही मतलब डिस्ट्रक्शन इसमें बहुत हुई थी एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वार फर्स्ट में। लेकिन अगर हम बात करते हैं आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड एंडेड, तो दो कंट्रीज पावर में आ गई। कौन कौन सी कंट्रीज? वो रशिया और यूएसए पावर में आ गई है। ठीक है। तो इसके बाद जब वर्ल्ड वार सेकंड एंड हो गई तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिस्ट्स थे, तो उन्होंने सोचा है कि किस तरह हमारी जो ये वर्ल्ड है किस तरह ये ओवरकम करेगी इस प्रॉब्लम से, क्योंकि डिस्ट्रक्शन बहुत हुआ था। ठीक है। डिस्ट्रक्शंस बहुत हुआ था, कहाँ कहाँ रोड्स, बिल्डिंग्स, हाँ, ह्यूमन किलिंग्स हुई थी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो यहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि जिससे ये जो वर्ल्ड है ग्रो कर सकती है, इकोनॉमी में ग्रो कर सकती है, मीन्स कि हम रिब्यूल्ड हो सकते हैं। ठीक है। जो वहाँ उस टाइम इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। कौन कौन से पॉइंट्स? उन्होंने पहला कहा है कि जो गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑन इरेगुलर प्राइसेस पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है। इरेगुलर प्राइसेस क्या था कि मीन्स कि अगर आज फॉर किसी गुड्स का इतना रेट है, दूसरे दिन इतना मतलब दूसरा रेट होता था, या तीसरे दिन तीसरा रेट होता था। फॉर एग्जांपल पहले दिन 100 का होता था, दूसरे दिन फॉर एग्जांपल 150 का होता था, तीसरे दिन 200 का होता था। ये इरेगुलर प्राइसेस को हम कहेंगे। ठीक है। तो गवर्नमेंट शुड कंट्रोल ऑन द रेगुलर प्राइस। दूसरा ये है कि लेबर पे कंट्रोल होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और तीसरा जो है लेबर मैंने लिखा है, कैपिटल पे कंट्रोल होना चाहिए, गुड्स पे कंट्रोल होना चाहिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि मास प्रोडक्शन is equally important as mass कंजप्शन। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मास प्रोडक्शन हम करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन मास कंजप्शन भी होना चाहिए। अगर हम गुड्स बनाएंगे यहाँ से, लेकिन इन गुड्स को यूज़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मास जो था वो इन गुड्स को अगर यूज़ करेंगे तो इससे क्या हो जाएगी, इससे इंक्रीज़ क्या हो जाएगी,
ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, डेवलपमेंट आ जाएगा, ठीक है, मीन्स की इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजड। आपको आ रहा है समझ? तो ये कह रहे थे इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे, यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस कहते थे, ठीक है। वो कहाँ पे हुई थी? वो यूएसए में हुई थी, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस, फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कॉन्फ्रेंस, ये यूएसए में हुई थी। यूएसए ब्रिटेन, हाँ, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस को कहते थे, ठीक है। तो इसमें दो इंस्टीट्यूशंस का कंसेप्ट एग्जिस्ट में आया। कौन कौन सा? दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, एक तो आईएमएफ, दूसरा वर्ल्ड बैंक। ये 1945 में हुआ और ये भी 1945 में हुआ, ठीक है। उसका हेड का क्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन 1945। ये भी इसका हेड का क्वार्टर भी, वर्ल्ड बैंक का भी जो हेड का क्वार्टर है वो भी वाशिंगटन में है, ठीक है। तो आईएमएफ का मतलब क्या था? आईएमएफ का मतलब ये है कि जो डिफिसिट हुआ है, जो लॉसेस हुआ है, उसको ख़त्म करना है। डिफिसिट, वैनिश्ड दिस लॉस या डिफिसिट। एक तो एक्सटर्नल सरप्लस करना है, मीन इसकी लोन प्रोवाइड करना है, और दूसरा क्या था? और दूसरा ये जो डिफिसिट है, ये जो लॉस है, उसको क्या करना है? उसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये आईएमएफ का पर्पस था। और वर्ल्ड बैंक का क्या था? वर्ल्ड बैंक का पर्पस यही था, इसका पर्पस यही था कि जो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुए थे उनको रिकन्स्ट्रक्शन है, उनको दोबारा बनाना। और बिल्डिंग्स या रोड्स अगर हम बात करें, ठीक है, या एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें। लेकिन ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे, ये सिर्फ जिन कंट्रीज़ में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं कंट्रीज़ पे काम करें, ठीक है। जब ये दो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, तो इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि इससे क्या रिजल्ट निकले? एक तो इंक्रीज हुआ है, किस में? इंक्रीज वर्ल्ड ट्रेड। कितना हुआ वर्ल्ड ट्रेड? वो 8% हो गए, ठीक है। और जो इनकम हुआ था वर्ल्ड का, वो 5% हो गए, ठीक है। आपको आ रहा है समझ को? इससे क्या बेनिफिट्स मिला है वर्ल्ड को? एक तो वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज होने लगी और इनकम भी इंक्रीज होने लगा। आपको आ रहा है समझ? ठीक है। इसके बाद जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का, ये सिर्फ वे सिर्फ वहीं पे काम करें जहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ था, ठीक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट भी हुए हैं कि और यहाँ से दूसरा भी इसमें ये, एक तो इनकम इंक्रीज हुए थे, ये तो इंक्रीज हुआ था, क्या ट्रेड भी इंक्रीज हुआ, वर्ल्ड ट्रेड भी हुआ और इनकम भी बढ़ गया। लेकिन यहाँ से डिक्रीज हो गया। डिक्रीज क्या यहाँ पे हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीसरा पॉइंट है, ठीक है। डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो गया था, ठीक है। और डिक्रीज क्या ये हो गया? डिकॉलोनाइजेशन हो गई, ठीक है। और ये चौथा पॉइंट है। और फिफ्थ वन इज दैट कि इंडिपेंडेंट कंट्रीज हो गए। कंट्रीज जो थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। कंट्रीज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसमें
जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो गए। किससे? ये स्टेप उठाने से ये मतलब ये आउटकम्स आने लगे। तो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ मीन्स कि एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होने लगे, बहुत सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन इन कंट्रीज़ में दे वर फेसिंग ह्यूमन कंट्री इनके क्या, दे वर फेसिंग पोवर्टी, ये लोग पोवर्टी में चले गए। तो जिसकी वजह से उन्होंने सोचा है कि ये जो कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ होने लगी, उन्हें सोचा है कि अब हम लोन्स या कुछ हमें हेल्प की ज़रूरत है, हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की तरफ चलेंगे। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा मोटिव सिर्फ जो वर्ल्ड वार सेकंड में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुए थे, किस में, वर्ल्ड वार फर्स्ट या वर्ल्ड वार सेकंड में, हमें उन्हीं को रिब्यूल्ड करना है, रिब्यूल्ड करना है और उनको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, रिब्यूल्ड करना है और उनको हमें क्या करना है, रिब्यूल्ड करना है, रिस्ट्रक्चरिंग हमें उनको करना है। लेकिन हमें पोवर्टी पे कोई ये फोकस नहीं करना है। लेकिन फिर जो ये पुअर कंट्रीज़ थी, ये फिर उन्होंने कहाँ किया है फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड कहाँ गए, ये हो गए यूरोपियन यूनियन की तरफ, यूरोपियन यूनियन की तरफ ये गए। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप लोग हमें हम फोकस करेंगे आपके नेचुरल रिसोर्स पे, लेकिन कुछ ये हुआ कि कुछ आफ्टर 10 ईयर्स के बाद क्या हुआ कि इन लोगों को पता चला कि किन लोगों को, मीन्स कि ये जो कंट्रीज़ थी, पुअर कंट्रीज़, उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ था इससे। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ये जो पुअर कंट्रीज़ है, हम क्या करें, हम एक एसोसिएशन बनाएंगे, जिसका नाम उन्होंने रखा था J77। ये J77 1967 में एग्जिस्ट में आ गई। इन कंट्रीज़ में कौन थे, इन कंट्रीज़ में यही पुअर कंट्रीज़ थी। उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे है, इसको वो रिसोर्स नहीं है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या हो, एक तो कोऑपरेशन बढ़ जाएगी और हमारा ट्रेड भी बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये जो पुअर कंट्रीज़ है, ये भी ग्रो करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ग्रो करने लगी है। ठीक है, आपको आ रहा है समझ। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो यूएसए था, यूएसए में क्या चल रहा था, यूएसए जो था उसमें कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लगे, यूएसए कंपटीशन ज़्यादा बढ़ने लगे। तो उस कंपटीशन की वजह से उसके जो डॉलर्स थे, $1 जो था, उसकी वैल्यू जो थी वो लेस हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर $1 था 70, तो कभी वही $1 60 पे पहुंच गया, वही डॉलर 50 तक पहुंच गया। इससे क्या हुआ कि एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं रहा है किसका, इस डॉलर का। तो फिर इसमें क्या हुआ कि कुछ यूएसए की जो वेस्टर्न की जो इंडस्ट्रीज थी, वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर जो थे, उन्होंने सोचा, वेस्टर्न एंटरप्रेन्योर्स थे जो थे, मीन्स कि यूएसए के जो बिजनेसमैन थे, या अगर हम यूरोप की बात करें, वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने सोचा है कि क्यों ना हम अपनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करें कहाँ पे, एस्टैब्लिश करें इन अफ्रीका कंटिनेंट में। ठीक है, अफ्रीका में। लेकिन क्या हुआ कि ये ये जो वेस्टर्न इंडस्ट्रीज थी, वेस्टर्न इंडस्ट्री जो थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे कुछ गेन ही नहीं किया है, लेस गेन, उन्होंने वहाँ पे गेन ही नहीं किया है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये यहाँ पे लॉस में चले गए, तो उन्होंने सोचा है क्यों ना हम वी विल चेंज आवर डायरेक्शन, दैट इज़ एशिया, क्यों ना हम एशिया की तरफ मोड़ेंगे। जब ये लोग एशिया में पहुँच गए, कौन, ये वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
लिस्ट जब एशिया में पहुंच गई तो उन्होंने यहाँ पे जो उनकी जो यहाँ पे मटेरियल था, मटेरियल फॉर एग्जांपल गुड्स जो था वो लेस रेट पे हमें मिले, हाँ, लेस रेट पे, लेस प्राइस पे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने रखा है लेस वेजेस भी उन्होंने हमें दिए, तो जिसकी वजह से यहाँ इंक्रीज होने लगा है। कौन कौन से कंट्रीज जिनमें फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा है? इकोनॉमिक ग्रोथ, एक तो है इंडिया, दूसरा है चाइना, ठीक है, तीसरा है सिंगापुर। मेन इसकी ये जो वेस्टर्न जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया है कहाँ पे? एशिया में बहुत सारी कंट्रीज़। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंडिया में भी चाइना, सिंगापुर, इंडोनेशिया, यहाँ पे ये जो फॉर एग्जांपल वर्ल्ड डिप्रेशन था, मेन इसकी इकोनॉमिक डिप्रेशन था, आहिस्ता आहिस्ता ये ओवरकम करने लगे हैं किसकी तरफ? वर्ल्ड ट्रेड की तरफ। आपको आ रहा है समझ? तो इट वाज ऑल अबाउट दिस, क्योंकि ये हमारा लास्ट टॉपिक था किसका? द राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर किसी बच्चे को किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे प्लीज़ बताएं। मेरा ये फ़ोन नंबर भी है 8899472487। किसी जगह पे मैंने इससे पहले 4-5 लेक्चर्स मैंने डिस्कस किए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। आया समझ? चलो बेटा, ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।